हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर 4 देख रहे हो। चैप्टर का नाम है मानचित्र। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस चैनल पर एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास 6 का जो चैप्टर 1 से लेकर 11 तक का है उन सारे वीडियो को अपलोड कर दिया है। जो जो मेन पॉइंट है मैंने उसे बता दिया है। और ज्योग्राफी का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है। और आज का चैप्टर 4 अभी आप देख रहे हो। अगर आपने पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और किसी भी राज्य का जो टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड 6 से लेके 8 तक का एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आता है। आपको उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि आप ऊपर ऊपर देख कर निकल जाओ तो आपको पता है कि नहीं, सी टेट में या फिर कोई भी जो स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी डीपली पूछा जाता है। आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया है कि हर एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया है, तो आप उसे एक बार देख लीजिए। और अगर आप यूपीएससी लेवल तक का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा पीछे की वीडियो में या फिर अभी वाले किसी भी वीडियो में हो सकता है कोई भी एक या दो वर्ड बोलने के टाइम में मिस्टेक हो गया हो, आप उसे मेंशन नहीं करिएगा। मगर ये ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो 100% प्रूफ किया हुआ बात रहेगा, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपको पूरा 100% भरोसा करके मेरी हर बात को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने पीछे के क्लास में पृथ्वी के बारे में एक बात बताया था, जो जहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था जो बोलने के टाइम में मेरा सही से मैं नहीं बोल पाया था, आप उसे नोट कर लीजिएगा। मैंने पीछे की क्लास में बताया था पृथ्वी के नीचे जाने पर पृथ्वी प्रति 32 मीटर होना चाहिए था। जिस जगह पे मैंने 32 मिनट कहा था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मैं फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कहता है कि पृथ्वी के नीचे अगर आप जाओगे हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ध्यान रखना है आपको, क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर हर 32 मीटर की गहराई पर अगर आप नीचे उतरोगे तो वहां का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, जब आप अभी ये वीडियो देखना स्टार्ट किए हो तो आप एक पेन और एक पेंसिल या फिर एक पेन पेंसिल और एक पेपर ज़रूर रखिएगा, या फिर अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप ज़रूर ओपन कर लें, क्योंकि इस क्लास के बाद मैं कुछ ना कुछ 5 या 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिसे आपको नोट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई रहेगा और आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आप उसे नोट कर लेते हो तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए, कहता है आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हो। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर या गांव के बारे में जब अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि ग्लोब जो है, आप पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर कुछ जानना हो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर आप भारत के किसी राज्य के किसी शहर, किसी गांव के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो उस स्थिति में ग्लोब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह का इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। देखिए, मैं जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, देखिए, कहता है मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, मतलब लिखा हो सकता है उसके बारे में। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें
ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिया है। कह रहा है कि मानचित्र जो है कुछ बहुत तरह का होता है, वो बुक में भी लिखा हो सकता है, पेपर पे हो सकता है, ठीक है। देखिए भौतिक मानचित्र के बारे में कहता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सवाल आपका आता है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर को जो दर्शाने वाला जो मानचित्र आता है उसे ही भौतिक उच्चावच मानचित्र कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट, पहला पॉइंट आपका यही है आज का। देखिए अब राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है थीमेटिक मानचित्र। आइए देखते हैं थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, जिसमें जैसे सड़क वाला मानचित्र, वर्षा वाला मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र सड़क, वर्षा, वन और उद्योग को जो दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है ना, फिगर में जो आप जब मैप खरीद के लाओगे उसमें इन सारी जगहों को, इन सारी चीज़ों को अगर कहीं पे दर्शाया जा रहा है तो उस जगह को, उस मानचित्र को आप थीमेटिक मानचित्र कहोगे, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, ठीक है। कह रहा है एक मानचित्र के 3 घटक हैं, पहला दूरी, दिशा और प्रतीक। 3 तरह का मानचित्र होता है, दूरी वाला, दिशा वाला और प्रतीक वाला, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस फिगर को मैंने इंक्लूड किया। देखिए जब आप ग्लोब पढ़ रहे थे तो यहाँ वहाँ पे भी ये चीज़ दिया हुआ था और यहाँ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस वाले साइड को पूरब कहते हैं, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर इस जगह पे कोई देश या कोई राज्य या कोई जगह बसा हुआ है तो उस जगह के लिए आप ना ही पूरब कह सकते हो ना ही उत्तर कह सकते हो, तो आपको उत्तर पूर्व कहना पड़ेगा। बीच की जगह को मेंशन करने के लिए उत्तर पूर्व कहा जाता है। अगर यहाँ पर है तो देखिए इस साइड पश्चिम है, देखिए यहाँ पर पश्चिम है और यहाँ पर उत्तर है, दोनों के बीच वाले इस जगह को आप उत्तर पश्चिम आप कहोगे, इस वाले जगह को दक्षिण पश्चिम कहोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इस साइड पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, इन दोनों के बीच वाले एरिया को आप दक्षिण पश्चिम कहोगे और इस वाले को दक्षिण पूर्व कहोगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं अभी जब ये चैप्टर अभी जस्ट खत्म होगा तो उसके बाद मैं इसी फिगर पे आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ और बताऊंगा, कुछ और थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा जो पीछे के क्लास को आपने देखा था, क्योंकि अक्षांश और देशांतर काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होता है, वीवीआई चैप्टर है। आप उसे जितना बार रिवाइज करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इसे रूढ़ चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं पे जाते हो किसी जगह पे तो कुछ ऐसा वहाँ पर आपको लोकेशन पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या है नहीं है, कोई अगर नहीं रहेगा तो कुछ यहाँ पर जो ये फिगर दिया हुआ है इन सब फिगर को देख के आप खुद से पता कर सकते हो कि मैं किस जगह पे हूँ, कहाँ पे हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास में क्या है। तो आइए मैं उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। देखिए अगर रेलवे लाइन की बात की जाए, देखिए अगर बड़ी लाइन होती है, डबल लाइन जिसे कहते हैं, बड़ी लाइन अगर होगी तो ये वाला फिगर वहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मीटर लाइन हो तो ये वाला फिगर, और रेलवे स्टेशन हो तो ये वाला, यहाँ पे RS लिखा होगा रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगर सड़क की बात की जाए, अगर पक्की सड़क है तो इस तरीके का ये डबल लाइन आपको दिखेगा पक्की, और कच्ची का मतलब ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है, कच्ची सड़क का मतलब हुआ इस तरह से, ठीक है, कच्ची सड़क है ये। अगर सीमा की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला के लेवल पे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक देश दूसरे देश से जो जुड़ता है उसके लिए डार्क करके आपको इस तरीके का रहेगा, एक लाइन यहाँ पे डॉट, फिर एक लाइन, फिर एक यहाँ पे छोटा सा सर्कल रहता है। राज्य का किया जाए तो बस उसी को पतला कर दिया जाता है, राज्य का हो गया। और जिला की बात की जाए तो बहुत ही पतला लाइन इस तरीके का रहता है। आप जब फिगर, अभी आपको शायद कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब आप 1-2 बार फिगर को देखोगे कहीं मैप बना रहेगा तो आप बस इस क्लास को, इस वीडियो को याद करना, आपको अच्छे से फिर माइंड में
आपको फिर से याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या है। ठीक, देखिए नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। अगर नदी की बात की जाए तो ये नदी का फिगर है, इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है। कुआं, तो कुआं आपको पता है गोल होता है, तो इस तरह से डार्क करके दिखाया जो जमीन के अंदर होता है। तालाब की बात की जाए, देखिए ये तालाब आपको दिख रहा है। अगर नहर की बात की जाए तो ये डबल लाइन जो इस तरीके का है, ये नहर है, ये इसका ये साइन का मतलब होता है जिस नहर से खेती सिंचाई की जाती है, तो वहां से पानी दूसरी जगह जाता है ना, तो वही यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है। और अगर पुल की बात की जाए, ये वाला फिगर होता है पुल का। पुल का फिगर किस तरीके का होता है, इस तरह से रहता है, ये वाला फिगर पुल का होता है, ठीक है। आइए आगे देखिए, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी का। देखिए ये मंदिर का है, आपको जरूर पता होगा। यह गिरजाघर है, ऊपर प्लस रहता है। यह मस्जिद का पिक्चर है और ये छतरी का है, ठीक है। आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस में लिखा रहता है इस तरह से, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस। पोस्ट एवं टेलीग्राम जब रहता है, टेलीग्राफ रहता है माफ कीजिएगा, तो पीटीओ आपको वहां पे शो करेगा। और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। बस्ती के लिए बात की जाए तो यह देखिए घर सब बना हुआ इस तरीके का, बस्ती के लिए है। और कब्रिस्तान के लिए ये वाला फिगर जो है, मतलब कब्र के लिए है, कब्रिस्तान के लिए ये फिगर इस तरीके का होता है। पेड़ के लिए देख रहे हैं आप, पेड़ है यहाँ पे। और घास, घास आपको पता है किस तरीके का होता है, बस वही फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस चैप्टर में, मानचित्र वाले चैप्टर में और भी मतलब कुछ कुछ बातें थी जिसे मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वह वैसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। आपको उसको पढ़ने ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब, बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो होता तो उससे अच्छा है कि मैं आपको इस फिगर के थ्रू कुछ रिवाइज करवा दूं, कुछ रिकॉल करवा दूं। देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था पीछे के क्लास में कि यह वाला जो लाइन है इसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसी का नाम विषुवत भी होता है, ठीक है। और अगर इसे आप इस तरह से, अगर आप ग्लोब के रूप में इसे अगर आप बना दो, अगर यह ग्लोब है वो आपका, ठीक है फ्रेंड्स, मैं रियल का वैसा नहीं बना पा रहा हूँ, आप बस समझ लीजिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर यह आपका ग्लोब है और यह अगर 0 डिग्री लाइन है, कितना 0 डिग्री लाइन है, जिसे कि आप विषुवत वृत्त कहते हैं, इस तरह का जो बनता है लाइन, इसे मैंने आपको बताया था। क्या आप बता सकते हैं यह क्या लाइन है? आप अपने मन में एक बार सोचने का कोशिश करिए, मैं बस 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, आप सोचिए कि यह वाला जो लाइन है यह कौन सा लाइन है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह 23.5 डिग्री, यह 23.5 डिग्री लाइन है, जिसे कि आप जो इस लाइन को जो कि कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहाँ जो उत्तर लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, उत्तर उत्तर ध्रुव था, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट पे दक्षिणी ध्रुव था। ये वाला लाइन कर्क रेखा है। और ये जो नीचे वाला लाइन है 23.5 डिग्री, यह मकर रेखा है। कौन सा है? मकर। ऊपर वाला यह वाला लाइन है आपका कर्क, और नीचे वाला लाइन यह जो आप देख रहे हो यह है आपका मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले जगह पे साढ़े साढ़े 66 डिग्री होता है लाइन, ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन रहता है 66.5 डिग्री, जो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। ये वाला पॉइंट आपका दक्षिणी ध्रुव है और यह वाला पॉइंट आपका उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। अगर देशांतर, ये मैंने आपको बताया। देखिए अगर देशांतर, फ्रेंड्स अगर आपने पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बता रहा हूँ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए उसके बाद अगर यह आपका ग्लोब है, ठीक है, यहाँ से जो नीचे लाइन आती है, ऊपर से नीचे जो इस तरीके का लाइन आती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लाइन को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर, ठीक है। यह वाला लाइन जो होता है वह देशांतर रेखा होता है। पीछे वाले वीडियो में मैंने एक बात नहीं बताया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। और 1 घंटे में 15 डिग्री, और
4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, तो आपको कहना है 4 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, 4 मिनट लगता है 1 डिग्री घूमने में। तो आइए, अगर आपने अभी, जैसे आपने अभी मानचित्र के बारे में पढ़ा, तो मैं आपको अब 2 4 5 लाइन आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, भारत जो है क्षेत्रफल में अगर बात की जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात करोगे भारत के बारे में, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भारत दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पर कौन है? चीन है। ठीक है, और मैं अगर आपको बताऊं, अगर भारत के विस्तार का बात किया जाए, तो यह जो जगह है आपका उत्तर वाला, यहाँ से लेके दक्षिणी, अगर इसे आप भारत का मैप समझ रहे हो फ्रेंड्स, आप इसे भारत का मैप समझना, तो ही आप समझ पाओगे मैं क्या बता रहा हूँ। उत्तर वाले से दक्षिण वाले का अगर यहाँ से यहाँ तक का भारत की लंबाई का बात किया जाए, 3214 किलोमीटर लंबी है। ऊपर से नीचे की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से यहाँ से पश्चिम का बात किया जाए, 2933 किलोमीटर लंबी है। यानी ये वाला ऊपर से नीचे वाला लाइन, जिसे देशांतर लाइन मैंने बताया था, यह ज़्यादा लंबी है, और पूरब से पश्चिम वाली जो लाइन है यह उससे थोड़ी सी कम 2933 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगर भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात की जाए, तो भारत का स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर इसका तटीय जो लंबाई है उसका बात किया जाए, तो 7,516 किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए ऊपर में यहाँ पर उत्तर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, उत्तरी बिंदु जो यहाँ पर बिंदु है, अगर भारत का मैं बता रहा हूँ, भारत का जो ऊपरी बिंदु यहाँ पे है, उसका जो नाम दिया गया है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। पश्चिमी बिंदु अगर यहाँ की बात की जाए, तो यहाँ पर जो जगह है उसका नाम है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पूर्वी बिंदु की बात की जाए इस वाले जगह का, तो यहाँ पर वलांगू एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए यहाँ वाली जगह का, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद के निकट एक जगह है मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर, वहां से ही गुजरती है, जो साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जिससे कि मापा जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने बताया था कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों पर है। ठीक है, कौन कौन सा है? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है इस बात को। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर 4, चैप्टर का नाम था मानचित्र। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा 5th, जिसका कि नाम होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फ्रेंड्स, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे में जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल। ठीक है, महाद्वीप के बारे में आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा, महासागर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपको अगर इसमें कुछ सजेशन देना हो, कुछ बताना हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, आपको भी एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है आपके अपने इस एबीसी एकेडमी पर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।